सारी रात बहुत बड़ी एक्टिविटीज होती रही हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। तैयारों की बहुत बड़ी नकलो हरकत नोट की गई है, खास तौर पे वो तैयारे जो जंग में निगरानी करते हैं या रीफ्यूलिंग का काम करते हैं। बड़े पैमाने पर उनको एक जगह से दूसरी जगह शफल किया गया। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। मैंने आपको बताया था कि सेंटकॉम के कमांडर ने एक ब्रीफिंग दी थी डोनाल्ड ट्रंप को। उसके बाद इसराइल से राब्ता किया था और उसके बाद वो मिडिल ईस्ट पहुंच गए और उन्होंने जाती हैसियत में फौज की निगरानी शुरू की और बहुत सारे उमूर उन्होंने देखे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट से सारी बात शुरू होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुहासरा खत्म करने का या नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया, लेकिन यह ऐलान उन्होंने बड़े अजीबोगरीब तरीके से किया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि दोस्तों ने मेरे से राब्ता किया है, बहुत सारे ममालिक ने, और नाकाबंदी अब वो खत्म कर रहे हैं और जहाजों को वो आबने हुर्मस से गुजारेंगे, स्कॉट करेंगे या उनकी मदद करेंगे जहाजों की कि वो आबने हुर्मस से गुजर के निकल जाएं। और ईरान के लिए वार्निंग भी है कि ईरान अब किसी भी शरारत से बाज रहे, यानी आबने हुर्मस को जबरदस्ती खुलवाने का अमेरिका ने मंसूबा बना लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्फाज का चुनाव बड़ा मुबहम किया है, लेकिन सूरत ऐसी ही दिखाई दे रही है। और ईरान का जवाब अगर आप देखें तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है प्रोजेक्ट फ्रीडम का, और यह कहा कि नाकाबंदी का खात्मा दरअसल एक इंसानी हमदर्दी का है। अपने सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आबने हुर्मस में मौजूद कई जहाजों पर खुराक और जरूरी अशिया की किल्लत पैदा हो गई है, जिसके बायस अमले की सेहत और हिफाजत की संगीनी का खतरा है। हालांकि ऐसी कोई चीज रिपोर्ट नहीं हुई, वरना वीडियोज आ जाती बहुत सारे जहाजों से। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इस मिशन में किसी किस्म की रुकावट डाली गई तो अमेरिका सख्त रद्द अमल देगा। फिर ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब आबने हुर्मस में ईरान की जानिब से आयद गैर आलानिया पाबंदी और अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बायस आलमी तिजारत और तेल की तरसील जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। देखिए, ये आंख झपकने का मुकाबला था, आसाब की लड़ाई थी। ईरान ने अंदर से आबने हुर्मस को बंद किया हुआ था, उसके ऊपर भी बहुत दबाव था, और अमेरिका ने बाहर से नाकाबंदी की हुई थी, उसके ऊपर भी बहुत दबाव था। अभी अमरीकी सदर को चीन के दौरे के लिए भी जाना है, 14-15 मई का ये टाइम है और वहां पे तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो भी करना है वो उससे पहले करना है। अगर लड़ाई करनी है या लड़ाई को समेटना है तो उससे पहले करेंगे तो ज्यादा बेहतर अंदाज में वो अपना दौरा मुकम्मल करेंगे। और अगर वो लड़ाई के बीच में जाते हैं तो सिचुएशन मुख्तलिफ होगी, या फिर उनको दौरा एक मरतबा फिर आगे भी करना पड़ सकता है। वो फिर देखना पड़ेगा कि चाइना के सदर की अवेलेबिलिटी और बाकी मामला कैसे होते हैं। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी और उन्होंने कहा कि मैं मुख्तलिफ ममालिक के जहाजों को यहां से निकालूंगा। अब यह एक ट्रैप भी हो सकता है। देखिए, माजी में इसी तरह का हथकंडा 1964 में अमेरिका ने इस्तेमाल किया था वियतनाम पे हमले के लिए। जब अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया गया था 1963 में, तो उसके बाद नायब सदर था जॉनसन, वो अमेरिका का सदर बन गया था। और फिर एक वाकया हुआ था वियतनाम के पानियों में, जिसके बहाने अमेरिका वियतनाम के साथ एक लड़ाई में उतर गया। देखिए, वियतनाम की लड़ाई से मिलती जुलती लड़ाई है जो अमेरिका यहाँ पे आबने हुर्मस में करने जा रहा है। वहां पे भी पानी में होने वाली एक झड़प का बहाना बनाया गया था, और यहां पे भी ऐसा लगता है कि मामला उसी तरफ जा रहा है। वहां गल्फ ऑफ टॉनकिन थी। गल्फ ऑफ टॉनकिन अगर आप लिखेंगे ना इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएगा इसकी सारी तफसीलात। और यहाँ पे एक मुआहदा भी हुआ था और अमेरिकन जहाज के ऊपर यह दावा किया गया था कुछ छोटे जहाजों ने अटैक किया है, और उसके बाद उन जहाजों को डबो दिया गया था फजाई मदद मंगवाने के बाद। और 2 दिन के बाद एक झूठा हमला रिपोर्ट किया गया था कि अमेरिकन जहाज पर दोबारा हमला हुआ है, जबकि अमेरिकन जो कैप्टन थे उन्होंने ये कहा कि कोई हमला नहीं हुआ। उन्होंने बार बार ये बताया, लेकिन इस झूठी खबर के ऊपर उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉनसन ने एक कौम से खिताब किया, कांग्रेस की अप्रूवल ली, और फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फौजों को वियतनाम में ले गए और एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा बन गए। उस लड़ाई का फैलाव इतना ज्यादा हो गया। देखिए, उसको जॉनसन को तो फायदा हुआ। जॉनसन की फैमिली बिजनेस कर रही थी हथियारों में, और उसकी फैमिली ने उस दौर में बेशुमार पैसा कमाया हथियार बेच बेच कर, और उनको एक जंग की जरूरत थी तो उन्होंने वियतनाम में जंग लगवा दी। अब शुमाली वियतनाम और जनूबी वियतनाम 2 अलग अलग वियतनाम के टुकड़े थे। जो जनूबी वियतनाम था उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, जो शुमाली वियतनाम था उसको रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहा था। और इस जंग में अमेरिका ने अपने लाखों फौजी वियतनाम में भिजवा दिए। जो फौजी अमेरिका के मारे गए उनकी तादाद 58,220 थी। ये लंबी जंग चली। फिर अमेरिका ने जंग के पहले 3 सालों में ऐलान किया कि हम तो जीत गए हैं, हम तो कामयाब हो गए हैं, हम तो कामयाब होकर वापस जा रहे हैं। लेकिन जब लंबी जंग चली तो फिर अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। अमेरिकन फौजियों के इतने ताबूत
जहाजों में भर भर के वापस गए कि अमेरिका के अंदर एहतजाज शुरू हो गए कि जनाब ये किस किस्म की जंग आपने छेड़ दी है। रोजाना की बुनियाद पे हमारे लड़के वहां से उनकी लाशें वापस अमेरिका में आ रही हैं। ये लड़ाई किसी काम की नहीं है और बहुत प्रोटेस्ट हुआ अमेरिका के अंदर। 3 लाख से ज्यादा अमेरिकी फौजी जख्मी हुए थे, जिनमें से बताया जाता है कि ज्यादातर बहुत बड़ी तादाद में माजूर हो गए थे, जो सारी जिंदगी के लिए माजूर हो गए थे। तो वियतनाम की जो लड़ाई थी वो अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब थी। उस वक्त $150 अरब अमेरिका के लग गए थे। आज के दौर में अगर आप इस रकम को देखें तो ये $800 अरब बनते हैं। बहुत बड़ी रकम अमेरिका की जंग पे लग गई थी। तब हथियार इतने महंगे नहीं होते थे, ना ही इतने खौफनाक हथियार होते थे, लेकिन जो हथियार उस वक्त अवेलेबल थे उसमें सदर जॉनसन की फैमिली ने बहुत पैसा कमाया, बल्कि वो दोबारा इलेक्शन भी जीत गए और फिर उन्होंने इस जंग को तूल दे दी। बहरहाल बड़ा लंबा अरसा लगा इस जंग से अमेरिका को निकलने में, वापस आने में। तो ये जो गल्फ और टोनकेन में हुआ था, ये उसी किस्म का आबनाए हुर्मुज़ में भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में क्या कहा, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि कुछ एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जंग का एक जवाब बनाया जा रहा है। ट्रंप ने अमरीकी बहरिया को आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाजों की हिफाजत के साथ गुजारने का हुक्म दिया है, जिसे बाकायदा नाम दिया गया है प्रोजेक्ट फ्रीडम का। अब वहां से जब अमरीकी जहाज निकलवाएंगे बहरी जहाजों को और जो तजारती जहाज हैं उनको, तो ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब लंगरअंदाज जहाजों को फौरी तौर पे ये हुक्म भी दे दिया है कि यहां से हटके दूर चले जाओ। अब ईरान का ऑर्डर भी आ गया कि फौरी तौर पे जितने भी जहाज यहां पे मौजूद हैं, खासतौर पे रसूल खैमा के इलाके में, वो दुबई की तरफ चले जाएं और यहां से जितना फासला बढ़ा सकते हैं बढ़ा लें। यहां से हम अपने लंगर उठा के दूर चले जाएं। ईरान ने ये वार्निंग जारी की है क्योंकि ईरान को लगता है कि यहां पे लड़ाई हो सकती है। अच्छा, इसमें ये जो है वो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मुमकिन है कि ईरान अमेरिकी जंगी जहाजों पर वापस फायरिंग करेगा और ट्रंप उसको जंग के जवाब के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। अब ईरान ने जो कहा, बहरी जहाजों को बाकायदा जो वार्निंग जारी की, जो सुनी गई है कप्तानों की जानिब से, ये बताया गया मुख्तलिफ जहाजों के और जो इतलात मिली हैं इनमें उनको जहाजों को लंगरअंदाजों से हटाने की हदायत की गई है। हमारे क्लाइंट जहाजों ने तस्दीक की है कि रसूल खैमा और दीगर इलाकों में जो करीब जहाज मौजूद हैं उन्हें ये वार्निंग दी गई है कि वो फौरी तौर पे, और उन्हें कॉल मसूल हुई है, फौरी तौर पर लंगर उठाने और अपने जहाजों को दुबई की तरफ ले जाने का हुक्म दिया गया है। साथ ही ये भी इंतबाह किया गया है कि अगर उन्होंने तामील ना की तो नतायज की जिम्मेदारी उन पर होगी। ये अब ईरान ने भी इसके ऊपर सख्त पैगाम दिया कप्तानों को, यहां से निकल जाओ। इतलात ये है कि अमेरिका ने बहुत सारे जहाजों को कायल कर दिया है, बहुत सारी कंपनियों को कायल किया है कि आप एक साथ निकलें, ईरान आप सबके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, हम आपकी फौजी मदद करेंगे और उसके लिए बहुत सारे हथियार रीजन में पहले से मौजूद है। तो क्या अमेरिका अब एक बड़ी जंग की तरफ जाने लगा है ईरान के साथ? आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये वीलॉग 9-10 बजे के करीब सुन रहे हैं तो ये डेवलपमेंट का टाइम है। हम दूसरे वीलॉग में आपको बता पाएंगे कि एक्चुअली यहां पे हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। ईरान ने इस पे जो स्टेटमेंट जारी किया, जरा वो आप देख लें। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस सारे मामले से जुड़े हुए कुछ हुकाम का नाम लिए बगैर उन्होंने बताया कि हाल ही में ऐलान करदा प्रोजेक्ट फ्रीडम में आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों को अमरीकी बहरी जहाजों की तरफ से बराह रास्त तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर मुश्तमिल ये मामला इस तरीके का नहीं है जैसे रिपोर्ट किया जा रहा है या जैसे ईरान समझ रहा है। उन्होंने कहा जनाब कि ये मुमालिक इंश्योरेंस कंपनियों के लिए इस मुतनाज़े समुद्री रास्ते से महफूज गुजरगाह को मरबूत करने का एक फ्रेमवर्क है। अब ये रिपोर्ट कुछ और बता रही है। वो ये कह रही है कि ये इसलिए नहीं है कि यहां से अमेरिका ताकत के बलबूते पे निकालेगा, वो ये कह रहे हैं अमेरिका सिर्फ गाइडेंस दे रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है उसको आप जब पढ़ें तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो ताकत के बलबूते पे काम करेगा, और उसने वार्निंग भी दी है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी अमरीकी फौजी कार्रवाई के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार कर दिया है। सदर ट्रंप के इस ऐलान के जवाब में कि अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ से तजारती जहाजों की रहनुमाई करने का इरादा रखता है, एक ऐसा ऑपरेशन जिसे सेंटकॉम गाइडेड मिसाइल डिजास्टर्स और 15,000 फौजी एहलकारों पर मुश्तमिल बताया जा रहा है। यानी इसमें जो अमेरिकन मिसाइल्स हैं वो भी इस्तेमाल होंगे, इसमें 15,000 अमरीकी मरीन्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा। एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने ड्रॉप साइट न्यूज को बताया कि ईरान की क़यादत आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद हालात को तब्दील करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करती है और भरपूर जवाब देगी। ईरानी ओहदेदार ने कहा कि ट्रंप के इस इकदाम का बुनियादी मकसद ईरान को तसादुम की तरफ पहला कदम उठाने पर उकसाना है। ये वही बात है जो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी जानिब से मुहासरा खत्म, तमाम जहाजों को हम इंसानियत की बुनियाद पे यहां से निकालने वाले हैं।
हम जहाजों की मदद करेंगे, ईरान बीच में ना आए। ये है जी सादी बात। दूसरी जानिब से ईरान ने जितने जहाज आसपास मौजूद थे उन सबको हुक्म दिया कि आप ये एरिया फौरन छोड़ दें, क्योंकि यहां पे कोई शरारत होने वाली है। अगर आप यहां पे रुकेंगे तो जिम्मेदार आप खुद होंगे। तीसरा, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की कोशिश है कि ईरान लड़ाई में पहल करे और उसके बाद कोई बड़ी लड़ाई की जाए। चौथी अहम बात यह है कि खित्ते के अंदर जिस बड़ी तादाद में हवा में ड्रोन्स और तैयारे इस वक्त मूव कर रहे हैं और जितनी बड़ी फौजी और हथियारों की नकलो हरकत हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका इसको लड़ाई के एक जवाब के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। और आखिरी चीज जो ईरान ने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बताया कि 15,000 फौजियों से और मिसाइल सिस्टम्स के जरिए से अगर आप ये करने जाएंगे तो ईरान ऐसी किसी भी कोशिश को मुस्तरद करता है जो मौजूदा हालात को तब्दील करे आबनाए हुर्मुज़ में। ईरानी ओहदेदार ने कहा कि ट्रंप के इस इकदाम का बुनियादी मकसद ईरान को तसादुम की तरफ पहला कदम उठाने पर उकसाना है ताकि कशीदगी बढ़ाने का बहाना मिल सके और वो ईरानी इकदाम के जवाब में मजीद फौजी कार्रवाई को जवाब दे सके। हमारा हतमी मौक़िफ़ यह है कि कोई भी तजारती जहाज जो पेशगी हमांगी के बगैर नामजद करदा ममनुआ रस्तों से गुजरने की कोशिश करेगा उसे ईरानी फोर्सेस की तरफ से फौरी तौर पर रोका जाएगा। अगर अमरीकी फौजी जहाजों ने कोई रद्द-ए-अमल दिया तो ऐसे इक़दामात का ईरान की तरफ से फौरी और मुसावी जवाब दिया जाएगा। ओहदेदार ने मजीद कहा कि अमरीकी फौजी जहाज राहदारी के इलाके से बहुत दूर हैं। अगर तजारती जहाजों ने हरकत करने की कोशिश की तो उन्हें किसी भी अमरीकी जहाज तक पहुंचने से बहुत पहले ही कार्रवाई का निशाना बना लिया जाएगा। ट्रंप ने मुअस्सर तरीके से इन्हें अपने सियासी खेल में सौदेबाजी का आला-ए-कार बना दिया है। यह है नाजरीन सिचुएशन। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, उसके बाद ईरान का ऐलान कि कोई भी जहाज यहां से नहीं गुजरेगा बल्कि यहां से दूर चले जाएं। फिर जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग हुई है उसमें यह दावा किया गया कि ये वैसा ही कुछ लगता है जैसा 1964 में हुआ था वियतनाम के करीब, और वहां पे भी एक छोटे से तसादुम को बहाना बनाकर एक ऐसी जंग शुरू कर दी गई जो अमेरिका के लिए डरावना ख्वाब बन गई। तो क्या अमेरिका यहां पे भी उसी नौयत की एक जंग छेड़ने जा रहा है जो कई सालों तक जारी रह सकती है? क्योंकि जंग शुरू करना तो आसान है, उसे खत्म करना उतना आसान नहीं होता। वहां पे अमेरिका के जो है वो बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ फौजियों का नुकसान हुआ था, साजो सामान का नुकसान हुआ था, बल्कि तारीख में वो पहली ऐसी जंग थी जो अमेरिका बुरी तरह हार गया था। एक और भी चीज रिपोर्ट हुई है कि एक बड़ा जहाज है, तजारती जहाज, और ये बरतानिया से खबर रिपोर्ट हुई और इसमें दावा किया गया कि उसके ऊपर कुछ छोटी कश्तियों ने अटैक किया है और उसके ऊपर फायरिंग भी की गई है। ये खबर बिल्कुल वैसी खबर है जो 2 अगस्त 1964 को अमेरिकन मीडिया पे चली थी और वेस्टर्न मीडिया पे ये खबर चली थी 2 अगस्त 1964 को कि छोटे जहाजों ने एक बड़े जहाज के ऊपर अटैक किया और वहां पे फायरिंग का तबादला हुआ। बिल्कुल वैसी खबर आज यहां पे भी छपी है कि छोटी कश्तियों ने, छोटे जहाजों ने अटैक किया एक तजारती जहाज के ऊपर, लेकिन कोई नुकसान बड़ा रिपोर्ट नहीं हुआ। अब इन चीजों को बहाना बनाकर अगर जंग शुरू की जाती है तो सूरत-ए-हाल काफी ज्यादा बिगड़ सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि कुछ ना कुछ करके ये जंग जो है वो खत्म हो जाए। ये जंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। एक तो दबाव उनके ऊपर अरब ममालिक की जानिब से आएगा अगर अब दोबारा जंग शुरू होती है कि आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा ईरान के मुकाबले में। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत है, फौजी बहुत बड़ी तादाद में पहुंचा दिए गए हैं, बाकायदा एयरफोर्स का साजो सामान भी पहुंच गया है सऊदी सरजमीन के ऊपर। तो ये एक बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए रहेगा। दूसरा, पाकिस्तान में जो मईशत का एक बहुत बड़ा मसला है उसको कोई और मुल्क बाहर से बैठ के हल नहीं कर सकता क्योंकि वो मुस्तकिल हल नहीं होगा। जो भी आपको कर्जा देगा वो आपके ऊपर बोझ बनता चला जाएगा और फ्यूचर में आपको वो बोझ उतारना पड़ेगा। तो पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंसा है। हर हाल में हमें सिर्फ सूट करती है तो जंगबंदी, इसके अलावा पाकिस्तान को इस रीजन में कुछ भी सूट नहीं करता। ईरान ने एक नया नक्शा जारी किया है और उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के एक स्टेटमेंट ने और नए इकदामात ने पूरे खित्ते को जंग से दो चार करने के बड़े खतरात से लाक कर दिया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो बहरी जहाजों को आबना हुर्मुज़ में से अपनी हिफाजत में गुजारेंगे और जो कोई भी रुकावट बनेगा उसके साथ वो लड़ाई करेंगे। अब रुकावट तो वहां पे ईरान मौजूद है और वो आबना हुर्मुज़ को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे खित्ते में कशीदगी पैदा हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में हमने जो चीजें देखी, खास तौर पे गुज़िश्ता रात में ईरान ने अनाउंसमेंट की कि फौरी तौर पे जितने भी जहाज यहाँ पे मौजूद हैं वो रियासुल खैमा के इलाके को छोड़कर दुबई वाले एरिया में चले जाएं। यानी आबना हुर्मुज़ के करीब जितने बहरी जहाज वहां पे या ऑयल टैंकर्स
या तजारती जहाज जो वहां पे मौजूद थे, उन सबको ये कहा गया कि वो अपनी लोकेशन को तब्दील करें और पीछे की जानिब जाएं। जो यहां मौजूद रहेगा वो यहां पे अपने खतरात को दावत देगा और उसके लिए जो भी होगा उसके लिए जिम्मेदार वो खुद ही होगा। ये ईरान ने कह दिया और अमेरिका के लिए भी वार्निंग जारी की। लेकिन ईरान ने एक नया नक्शा जारी किया है। इस नक्शे को आप देखिए, ये नक्शा बीबीसी पे भी छपा है, दुनिया भर के आलमी मीडिया पे ये नक्शा छपा है और ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपने जेरे कंट्रोल आबना हुर्मुज़ के इलाकों का नक्शा जारी कर दिया। इसमें जो ओमान का एरिया है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, मैंने आपको पहले भी एक मैप दिखाया था कि ओमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा आबना हुर्मुज़ के किनारे पर है और वो ओमान से कटा हुआ है, यानी बीच में यूएई आ जाता है, फिर उसके बाद ओमान का वो कॉर्नर आ जाता है। तो वो जो दोनों कॉर्नर हैं जहां पे ओमान मौजूद है, वहां से उन्होंने एक सीधी पट्टी खींचकर ईरान तक लेकर गए हैं और ये बताया है कि इस एरिया के अंदर से जो भी गुजरेगा वो आबना हुर्मुज़ को अबूर करेगा, वो ईरान की रेड लाइन को क्रॉस करेगा। और ईरान ने बाकायदा रेड लाइन जारी की हैं इस नक्शे के अंदर। इस नक्शे को आप एक मरतबा फिर देख लें, एक बीच में लकीर है जो बता रही है वो समुद्री रास्ता जहां से बहरी जहाजों को गुजरना है ईरान की इजाजत से और उसकी कोऑर्डिनेशन से, जबकि दो लाल लकीरें ये बता रही हैं कि इन लाल लकीरों के बीच में कोई नहीं आएगा। और ये नक्शा जारी करने का मकसद भी ये है कि अगर अमरीकी जहाज या इसराइली जहाज इस एरिया के अंदर आएंगे तो वो ईरान की हुदूद की खिलाफ वर्जी करेंगे। ये मामला है, इस नक्शे को जारी किया गया है। दूसरा ये है कि ईरान ने बड़ी वाज़ेह धमकी दी है, अमरीकी अफवाज ने आबना हुर्मुज़ में दाखिल होने की कोशिश की तो हम उन्हें निशाना बनाएंगे। हुर्मुज़ में मुदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया जाएगा और उसे जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा और लड़ाई समझा जाएगा। और अमरीकी धमकियों का जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो बहुत नामुमकिन किस्म की एक जंग शुरू कर दे या फिर डोनाल्ड ट्रंप एक खराब डील कर ले, यानी एक ऐसी डील जिसे जंग तो रुक जाए लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की फेस सेविंग मांग रहा है उस तरह की फेस सेविंग उसे ना मिले। दूसरी जानी प्रोजेक्ट फ्रीडम की, ये प्रोजेक्ट फ्रीडम वही है जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो आबना हुर्मुज़ के रस्तों को खोलेगा और वहां से बहरी जहाजों को निकालेगा ताकत के जोर पे। तो इसके लिए 15,000 अमरीकी फौजी तैनात किए जाएंगे। ये सेंटकॉम हुकाम ने कहा, पता नहीं इनके पास प्लान क्या है, किस तरीके से आबना हुर्मुज़ को खोलेंगे। मैंने आपको बताया था कि 3 चीजें डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी गई थी। एक चीज रखी गई थी कि ईरान पे एक शदीद तरीन हमला किया जाए और इतना जबरदस्त हमला किया जाए कि ईरान की बुनियादों को हिला दिया जाए और चंद घंटों के अंदर हर तरफ बमबारी की जाए। दूसरी चीज बताई गई थी कि आबना हुर्मुज़ को किस तरीके से खुलवाया जा सकता है, वहां पे अमरीकी फौज जाकर कब्जा कर ले और उसके बाद ईरान को दोबारा कब्जा करने ही ना दे। और तीसरी चीज ये बताई गई थी कि यूरेनियम को ईरान में से उठाकर कैसे ले जाया जा सकता है। तो यूरेनियम कहां है इसके बारे में कोई पक्की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल एटमी मामलात को देखने वाली जो एजेंसी है IAEA, वो ये कहती है कि अस्फहान में जो मरकज है, जौहरी मरकज, वहीं पे यूरेनियम की मौजूदगी हो सकती है, सारी नहीं तो यूरेनियम का एक हिस्सा वहां पे मौजूद हो सकता है। अब ये जनाब धमकियां लग रही हैं ईरान की जानिब से और अमरीकी जंगी जहाज पर 2 मिसाइल या ड्रोन फायर करने की भी रिपोर्ट आई है और ये दावा पासदारान इनकलाब ने किया है। यानी ईरान ने दावा किया कि हमने वार्निंग दी अमरीकी बहरी जहाज को, जंगी बहरी जहाज को, वो नहीं रुका तो हमें फिर उसके ऊपर फायर करने पड़े और 2 मिसाइल या 2 ड्रोन जो है वो अलग अलग रिपोर्ट हो रहे हैं। ये ईरानी दावा है, लेकिन अमरीकी मीडिया और अमरीकी सोर्सेज ने इसकी तरदीद की है और उन्होंने कहा कि किसी भी अमरीकी बहरी जहाज के ऊपर कोई मिसाइल या ड्रोन आकर नहीं गिरे, कोई इस तरह का हमला नहीं हुआ। लेकिन ईरान की जानिब से यह दावा है। आने वाले वीडियोस में थोड़ी देर के बाद हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली हकीकत क्या थी। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी किया गुज़िश्ता 2-3 महीनों के अंदर, उससे उनकी मकबूलियत बहुत तेजी से नीचे गई है अमेरिका में। और हर हफ्ते एक सर्वे आता है जिसमें यह पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग कितनी है, कितने अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप को दुरुस्त समझते हैं और कितने गलत समझते हैं। तो पिछले हफ्ते एक कातलाना हमला हुआ था, एक आदमी पकड़ा गया अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बारे में बहुत सारी चीजें भी कही थी। वहां पे एक डिनर हो रहा था व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स का और ये डिनर वाशिंगटन में था। तो डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग पॉजिटिव होती है इसके बाद या नहीं होती, मैंने आपसे कहा था कि इसके ऊपर हम नजर रखेंगे और फोकस रहेगा। तो अब ये रेटिंग आ गई है। इस रेटिंग को देखकर आपको अंदाजा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई फायदा नहीं हुआ इस कातलाना हमले का भी। रेटिंग बदस्तूर जो अप्रूवल है या अप्रूव रेटिंग है उनकी वो 35% है और जो लोग उनको डिसअप्रूव कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को वो 64% है। ये वहीं पे खड़ा है मामला।
यानी इस हमले से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की जो हालत थी वो इस हमले के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की हालत है। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत जो गिर चुकी है वो संभल नहीं रही। कातलाना हमले का वाकया हो गया, इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत नहीं संभल रही। तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को कुछ बड़ा करना पड़ेगा और यही वो खदशा है जिसका पूरा खित्ता सामना कर रहा है कि अमेरिका ने जबरदस्ती यहां से रास्ता खुलवाने का फैसला किया। अच्छा, एक कदम अमेरिका ने और उठाया, ये पॉजिटिव है। उसमें यह है कि ईरानी जहाज जो अमेरिका के कंट्रोल में था और अमला भी था, वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया कि पाकिस्तान के जरिए से वो पहुंच जाएगा ईरान में वापस। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज है। अब आ जाए नाज़रीन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो इमरान खान से ऊपर कुछ है ही नहीं इस वक्त। यानी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि इमरान खान ही है और वर्सेस सारे के सारे हैं। इमरान खान का मुकाबला आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल, मौलाना, एमल वली, MQM, ये सारी पार्टियां, जमात इस्लामी, सारे एक तरफ, इमरान खान अकेला एक तरफ। हत्ता कि अब तो ऐसा लगता है कि इमरान खान की पार्टी भी दूसरी फील्ड में जाके खड़ी हुई है और इमरान खान अपनी पार्टी के खिलाफ भी अकेला ही खड़ा हुआ है। देखें ना अलीमा खानम का स्टेटमेंट, इमरान खान की बहन है, वो ये कहती हैं कि हमारी फैमिली ने तमाम पार्टी ओहदेदारान, सीनियर क़यादत, MNAs, MPAs और सेनेटर से अपील की है कि वो इस मंगल को अडयाला जेल पहुंचे ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। नंबर 1, इमरान खान के वकला और अहले खाना को फौरी मुलाकात की इजाजत दी जाए। नंबर 2, इमरान खान को मुकम्मल तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जहां माहिर डॉक्टरों से इनके जाती मुआलिजीन और अहले खाना की मौजूदगी में यकीनी बनाया जाए कि इलाज हो उनका। नंबर 3, चीफ जस्टिस डोगर इस बात को यकीनी बनाए कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए ताकि उन्हें इस गैर कानूनी कैद से बिला ताखीर रिहा किया जाए। इमरान खान और बुशरा बीबी को तन्हाई में कैद रखा गया है, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है और पाकिस्तानी कवानीन और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक के मेयारात की खिलाफ वर्जी है। ये बात जो है वो अलीमा खानम ने कही। अब एक दफा फिर उन्होंने अपनी पार्टी से अपील की, इमरान खान की पार्टी से अपील की। इमरान खान ने ये पार्टी बनाई है, सारे लोग इमरान खान के नाम पे वोट लेते हैं। आज इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि मदद करो इमरान खान की। अच्छा, इमरान खान की बहनों ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। इस सारे के अंदर कहीं भी नहीं है कि हमारे मुकदमात खत्म किए जाए, इस सारे में कहीं नहीं है कि हमारे रिश्तेदारों को छोड़ा जाए या तान न्यादी को जेल से बाहर निकाला जाए, इस सारे के अंदर कहीं नहीं है कि हमारा फलां फायदा कर दिया जाए या हमारी गिरफ्तारी से हमें बचाया जाए। ऐसी कोई चीज नहीं कही इनकी बहनों ने। एक ही बात कही है कि इमरान खान के लिए आ जाओ अडयाला जेल के बाहर और दबाव बढ़ाओ ताकि इमरान खान को इलाज की सहूलत मिले और गैर कानूनी कैद से निजात मिले, और दबाव बढ़े अदलिया के ऊपर भी और मौजूदा निजाम के ऊपर भी। और अदलिया तो वैसे ही दबा के प्रेशर डाल के उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया अदलिया को, उसको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। जब तक पब्लिक नहीं निकलेगी अदलिया के अंदर तो उनको हौसला ही नहीं हो रहा। नादरीन, एक और मैं आपको खबर देता हूं, अफसोसनाक खबर है और हमारे पाकिस्तान के अदालती निजाम को बेनकाब कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ मरकजी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर की। याद रखिएगा कि ये सजाएं लगभग 1.5 साल हो गया दी हुई है इमरान खान को, और लगभग 1.5 साल हो गया है इमरान खान साहब की पार्टी ने सजा मुअत्तली की दरखास्तें दे रखी है। 1.5 साल हो गया सजा मुअत्तली और जमानत के मामलात को नहीं सुना गया, और अब 1.5 साल के बाद जो मरकजी अपील है जनाब कि ये फैसला ठीक हुआ है, अगर इसको सुन लेते हैं तो इसको सुनने की बुनियाद के ऊपर जो सजा मुअत्तली की दरखास्तें थी उन्हें फारिग कर दिया। 1.5 साल तक उन दरखास्तों को नहीं सुना, 1 से 1.5 साल के बीच में हो गया, उन दरखास्तों को सुना ही नहीं। और जब सुनने का वक्त है तो कहा हम वो सुन लेते हैं, हम अपीलें सुन लेते हैं, इसको रहने देते हैं हम। और अब बड़ी सादी सी बात है, मैं आपको बता देता हूं। मैं पहले ये कहता था ना आपको बार बार कि अदालतों में ये मामला जाएगा तो ठहर नहीं पाएगा। अब अगर अदालत में ये मामला जाएगा तो जो आसिम मुनीर साहब चाहेंगे और जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डर दे देगी, वही फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होगा। इसकी गवाही अभी अफसार आलम साहब ने भी दी है कि किस तरीके से मोहसिन नकवी साहब इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको आगाह करते हैं कि बड़े साहब यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्या चाहते हैं। ये गवाहियां तो अब उनके घर के बंदे दे रहे हैं कि अदालतों को कैसे वो लोग कंट्रोल करते हैं। तो ये बात आप अपने जहन में रखें कि अगर किसी को ये लगता है कि अदालतों से इमरान खान को इंसाफ मिलेगा तो वो इंसाफ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि अदालतें आजाद नहीं हो जाएंगी, और इंसाफ की तवक्को बिल्कुल नहीं की जा सकती जब तक कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर का बोझ और उनका लालच खत्म नहीं होगा, और वो खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल ये मामला इमरान खान साहब का लंबा लटकेगा और इसकी कीमत कौन अदा करेगा? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो लगातार कीमत अदा कर रहा है। हुकूमत दावे करती है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आसिम मुनीर साहब यहां से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। शहबाज शरीफ, हम तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये कर दिया वो कर दिया। ये सुने इन्होंने क्या किया।
मोहम्मद जुबैर साहब ने सिर्फ चंद सवालात उठाए, ये 10-11 सवाल है। आप यकीन करें कि अपोजिशन के करने का ये काम था। कौमी असेंबली में और सेनेट में जो अपोजिशन के अरकान है उन्हें ये बात करनी चाहिए थी, उन्हें ये बात उठानी चाहिए थी, लेकिन जो काम पूरी की पूरी अपोजिशन मिलकर नहीं कर पाई वो काम अकेले मोहम्मद जुबैर साहब ने किया। ये जरा सुने आप और आप हैरान हो जाएंगे इस डाटा को देखकर, और ये सरकारी डाटा है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मैंने बना ली या मोहम्मद जुबैर साहब ने बना ली। उन्होंने कहा जी कि अगर तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है और इकोनॉमी जो है वो बहुत फ्लोरिश कर रही है, तो क्यों पाकिस्तान में टैक्सेस के रेट सबसे ज्यादा है पूरे खित्ते में? नंबर 1, क्यों पाकिस्तान में बिजली की कीमत सबसे ज्यादा है पूरे खित्ते में? क्यों पाकिस्तान में जो जीडीपी की ग्रोथ है वो पूरे खित्ते में सबसे कम है? क्यों हमारे यहाँ पे बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ गई है? क्यों पूरे खित्ते में हमारे यहाँ पे गुर्बत सबसे ज्यादा बढ़ गई है? क्यों पूरे खित्ते में हमारे यहाँ पे महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ गई है? क्यों पूरे खित्ते में हमारे यहाँ पे हाईएस्ट पॉलिसी रेट है? क्यों है? क्यों पूरे खित्ते